तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। कोट है हमारे बान की मून का। बान की मून जी कहते हैं, अर्बनाइजेशन इज नॉट अ क्राइसिस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या मतलब है इस कोट का। देखो मतलब समझने से पहले पहले आपको अपने नज़रिए को समझना पड़ेगा कि जब भी हम अर्बनाइजेशन को देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। हमें दिखाई देती है हमेशा क्राइसिस। कैसे क्राइसिस हमें दिखाई देते हैं? स्लम्स हमें दिखाई देते हैं कि ये जो हमारा अर्बनाइज्ड एरिया है ओवर क्राउडेड है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं अनस्कैटर्ड डेवलपमेंट की, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, एनवायरनमेंट जो है उसको उसको कहीं ना कहीं क्षति हानि पहुंचाई जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें दिखाई देता है अर्बनाइजेशन में क्राइम वगैरह के रेट अर्बनाइज्ड एरिया में ज़्यादा होते हैं। वाकई होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बान की मून कहते हैं कि ये सिर्फ क्राइसिस नहीं है, अर्बनाइजेशन सिर्फ क्राइसिस नहीं है, अर्बनाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी भी है ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे? देखो, अर्बनाइजेशन में कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है। अगर यहाँ पे हमें इसके कॉन्स दिखाई देते हैं तो कुछ इसके प्रोज भी होते हैं। जैसे अर्बनाइज्ड एरिया में आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, अर्बनाइज्ड एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग होता है वो अच्छा होता है। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे है, और बान की मून जी कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर हम इस जो हमारी डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है बेसिकली, उसको सस्टेनेबल वे में करें, कुछ हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कुछ लॉज लगाएं, तो ये जो अर्बनाइजेशन है ये क्राइसिस ना होके ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूप बन जाएगा। और यही कहीं ना कहीं हमारे जो है बान की मून जी कहना चाहते हैं कि अर्बनाइजेशन सिर्फ क्राइसिस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलते हैं हमारे एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा जो आज का एडिटोरियल डिस्कशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके CAPF एग्जाम में डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 2 के अंदर अर्बनाइजेशन से डायरेक्ट टॉपिक आपके आ रखे हैं। तो हम इसको समझना चालू करते हैं। अर्बनाइजेशन को बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखो, ये जो एडिटोरियल है इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट हमें दिखाने की कोशिश की गई है। देखो, हमें अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाना होता है, ठीक है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एडिटोरियल आपको आपके ऐसे जैसा जो है आपको दे नहीं पाता कि सारी चीज़ें एक ही जगह दे दें। तो एक एक एडिटोरियल हाँ करके हम समझते हैं, अपनी नॉलेज को धीरे धीरे गेन करते हैं, और हर एक एडिटोरियल किसी एक पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहता है। आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो एक पॉइंट है आपको उसको एक पैराग्राफ में लिखना है। मतलब कि जो आपका एडिटोरियल है वो आपके अगर अर्बनाइजेशन पे ऐसे आ गया तो एक पैराग्राफ का काम करेगा, एक डायमेंशन आपके एग्जामिनर को दिखाने का काम करेगा। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि ये जो एडिटोरियल है आज का, ये फोकस कर रहा है इस पे लोकल गवर्नमेंट पे। लोकल गवर्नमेंट मतलब थर्ड टियर ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपैलिटीज, उस पर कहीं ना कहीं ये फोकस कर रहा है, ठीक है। और आपको सभी को पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो उसको टैकल कैसे करें, क्या क्या चीज़ें करें, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है, और हम उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया है कि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है अगले 30 सालों में 800 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड में 400 मिलियन थी, मतलब उससे भी डबल हो जाएगी अगले 30 सालों में। मतलब बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहने लगेगी नेक्स्ट 30 ईयर्स में। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक हमारा कहता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा शहरी जो विकास करना है हमें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2036 तक 2036 तक हमें इंडिया को 70 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर 70 लाख करोड़ रुपए होंगे हमारे पास तो 2030 तक हम अपने अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में ये भी बताया गया कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कितनी है, वो है हमारी 1/4 या बोलिए 28% कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो कर रही है। जो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि होना चाहिए उसका 1/4 हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये एडिटोरियल बोल रहा है। और 50% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बेसिक अर्बन सर्विसेज में होती है,
बेसिक अर्बन सर्विसेज में क्या आता है? बेसिक अर्बन सर्विसेज में आता है आपका रोड सेफ्टी वगैरह हो गई, आपका पानी का हो गया, बिजली का हो गया, ये हमारी अर्बनाइजेशन की बेसिक सर्विसेज होती है। और अभी भी आपको पता है कि शहरों में कई कई जगह ऐसी है, स्पेशली मैं कैपिटल की बात करूँ तो दिल्ली में कई कई जगह ऐसी है जहाँ पे जो पानी है वो 24/7 नहीं आता, बिजली है वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। मैक्सिमम एरिया में 24/7 आती है, लेकिन नहीं है, 100% नहीं है। तो ये कुछ सच्चाई जो है ये एडिटोरियल हमारे सामने लेके आया है, और ये ऐसी कोई छुपाने वाली सच्चाई नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये सारी चीज़ें कि अर्बनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। बेसिक यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन से 1/4 कर रही है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे मेन फोकस करा है म्यूनसिपैलिटीज में। देखो लोकल थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट में अर्बनाइजेशन में कौन आता है? म्यूनसिपैलिटीज आती है। अगर म्यूनसिपैलिटीज पे पावर वगैरह सारी होगी तो अर्बनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बूम करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन सही तरीके से होगा अगर हमारी म्यूनसिपैलिटीज जो हैं वो एम्पावर्ड होंगी। तो क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो एडिटोरियल में बताया कि जो म्यूनसिपल फाइनेंसेस है, कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो हमारी जो ये होती हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या कहते हैं हिंदी में? नगर पालिका। हमारी जो नगर पालिका होती हैं वहाँ पे जो ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं है, और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो 1% ऑफ जीडीपी अटका हुआ है 2000 से। ये हमारा एडिटोरियल बताना चाहता है, मतलब जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उस पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो म्यूनसिपैलिटीज, जो नगर पालिका वगैरह होती हैं, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 45% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। मतलब कि क्या है कि देखो कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है, 45% इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनको हमने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे नहीं रखी। तो अर्बन डेवलपमेंट होगा कैसे, अर्बनाइजेशन होगा कैसे? स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। ये एक पॉइंट तुम्हें समझना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सेंटर और स्टेट का जो फंड ट्रांसफर है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन सिर्फ 7% बड़ा है, और इसके बावजूद भी जो फाइनेंशियल हेल्थ है म्यूनसिपैलिटीज़ की वो वीक है। देखो क्यों वीक है इसको मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा पावर गेम है ये भी टोटली, और ये तुम लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखना चाहिए भी तुम्हें, और लिख भी सकते हो। लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा ढंग से समझोगे तो तुम्हें ये पावर गेम वहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया कि ऊपर से फंड आ रहा है, सेंटर से, स्टेट से फंड आ रहा है, लेकिन जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि म्यूनसिपैलिटीज़ का जो रिवेन्यू जो जनरेट करती है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ आपको पता है कि टैक्स वगैरह उसको लगाने की पावर होती है, वहाँ से उसका रिवेन्यू जनरेशन होता है। तो यहाँ पे बताया कि वो भी जो उसका रिवेन्यू जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, एक तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वैसे ही अच्छी नहीं है, जो रिवेन्यू वो जनरेट करती थी टैक्स वगैरह लगा के वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं 45%, मतलब बहुत ज़्यादा है अर्बनाइजेशन में। तो इसलिए अर्बनाइजेशन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, केस स्टडी दे रखी है बेंगलुरु और जयपुर की, जहाँ पे बताया है कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो सिर्फ 5 से 20% करा जाता है जितना उसका पोटेंशियल है। मतलब कि बहुत ही कम रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के बारे में भी यही बताया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं कम है। और कॉस्ट रिकवरी क्या होती है? देखो जितना पैसा लग रहा है उतना पैसा भी गवर्नमेंट के पास वापस नहीं आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट के पास मैं बात कर रहा हूँ कि लेट से पानी आपके घर तक पहुँचाने में उसका 100 रुपये खर्च हो रहा है, तो उसकी जो इनकम है जो आपसे बिल वगैरह लेती है वो 100 रुपये ना आके 20 रुपये या 50 रुपये आता है। मतलब कि जो कॉस्ट रिकवरी है वो भी नहीं हो पा रही, ये यहाँ पे बताया गया है। और इसी की वजह से क्या है कि उनका जो रिवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। देखो साफ सीधी बात है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिज्म करेगी, सब्सिडी वगैरह देगी, तो उसका जो रिवेन्यू जनरेशन है वो सारी चीज़ें होंगी कैसे, ये चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए, ठीक है। रिवेन्यू के लिए क्या चाहिए कि जितना लग रहा है उतना पैसा आप उनसे रिकवर करो, बिल में दो, लेकिन सब्सिडीज़ वगैरह आती है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट और समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अब देखो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगर देखो ना तो रिवेन्यू उनके पास आ रहा है, टैक्स लगा नहीं पा रही सही से, जो कॉस्ट रिकवरी है वो कर नहीं पा रही, उसके बाद उनका जो हाथ है इसके अंदर, किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो 45% है।
जब पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास और तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो है 45%, तो तुम करोगे कैसे? इसीलिए जो है अर्बनाइजेशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड जो है अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है। यही सारी चीज़ जो है एडिटोरियल में बताई गई है और यही बताया गया है कि म्यूनसिपैलिटी इसी की वजह से जो है स्पेंडिंग जो इनएफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि देखो ये वाला पॉइंट देखो एक बार तुम कि स्पेंडिंग इन एफिशिएंसी का मतलब क्या है। देखो कि एक प्रॉब्लम तो है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि लेट से तुम पे पैसे नहीं है लेकिन जितना तुम्हारे पास फंड है तुम वो भी 100% खर्च नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो उनके पास जितना फंड आता है उसमें से सिर्फ 23% जो फंड है वो 23% जो फंड है वो अनस्पेंट रहता है म्यूनसिपैलिटीज़ में। मतलब क्या है कि 77% वो फंड अपना खर्च कर पाते हैं और 23% फंड वो खर्च नहीं कर पाते। और हैदराबाद और चेन्नई का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि वहाँ पे सिर्फ 50% जो फंड है वो खर्च होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। चलो एक चीज़ अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड तो हमें रीड करना नहीं, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो जब भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हो चाहे वो रूरल वाली गवर्नमेंट हो, तो 3 F's तुम हमेशा याद रखना। 3 F's क्या होते हैं कि देखो पावर हमेशा ऊपर से नीचे तक आती है। आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भिड़ी रहती है। क्यों भिड़ी रहती है? फाइनेंस कमीशन बोलता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे फंड ट्रांसफर, लेकिन वैसे होता नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। और जो 3 F's की हम बात करें वो क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एलोकेट नहीं करती, फंक्शनरीज है वो उसको प्रोवाइड नहीं करती, और जो फंक्शंस हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ये 3 प्रॉब्लम है जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसमें 3 F की प्रॉब्लम है। फंड, पैसा नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है, और फंक्शंस क्या करने हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें म्यूनसिपैलिटीज़ में देखने को मिलती है और बाकी जो हमने देखा अभी वो तो है ही हमारा, ठीक है। तो देखो अगर लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे बान की मून जी ने बोला था कि अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी को हम गेन करेंगे कैसे, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। देखो अब लोकल गवर्नमेंट में ये सारी प्रॉब्लम आएगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो होगा या नहीं होगा? देखो बिल्कुल नहीं होगा और कम होगा, और इसका रिजल्ट भी हमें देखना चाहिए कि ये कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो जब अगर ये होता क्या है बेसिकली, लेट से कोई फ्लाईओवर अगर बनता है या फिर कोई रोड बनता है, हाईवे, नेशनल हाईवेज बनते हैं। नेशनल हाईवेज हमेशा कैसे बनते हैं? पीपीपी प्रोजेक्ट पे बनते हैं। कैसे बनते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट पे? कि लेट से एग्जांपल ले लो कि 60% जो पैसा है वो प्राइवेट प्लेयर ने खर्च कर दिया, 40% गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, ठीक है। अब ये जो 40% गवर्नमेंट ने 60% जो प्राइवेट प्लेयर ने खर्च कराई है वो रिकवर भी तो करेगी। वो तो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो तो दयालु होते नहीं कि वो जो चंदे में पैसा दे देंगे इतना सारा। अब वो क्या करेंगे? वो टोल टैक्स लगाएंगे। टोल टैक्स लगाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ सालों के लिए, 10 साल 20 साल के लिए लीज पे दे देती है उनको कि ये लो तुम्हारा, अब तुम जितना टोल टैक्स लगाना चाहो लगाओ, इसकी मरम्मत वगैरह तुम सारी चीज़ करोगे। तो ये क्या होता है? पीपीपी, कि बनाओ तुम, उसके बाद थोड़े टाइम चलाओ, पैसे कमाओ, और जब तुम्हारा रिकवर हो जाए कॉस्ट तो गवर्नमेंट को दे दो वो, ठीक है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह भी ऐसे ही प्रोजेक्ट पे बनते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो पास्ट डेकेड्स में देखने को मिला है कि ये जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स थे इनमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला है, और देखने को मिलेगा ही। अगर जब लोकल टियर ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी तो लोकल लेवल पे जो प्राइवेट प्लेयर है वो आएंगे क्यों? जब उनको ही पता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके पास खुद ही पैसे नहीं है, जो हम टोटल पैसे लगाएंगे वो भी कहीं ना कहीं डूब जाएंगे, क्योंकि इस पर फंक्शन भी नहीं है, इस पर पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो है लोकल लेवल में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई अर्बन एरिया हो, और कोई भी, सारी जगह एक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये तीनों चीज़ों को नीचे वाली गवर्नमेंट को देती नहीं है, अपने पास पावर को कॉन्सेंट्रेट करके रखती है। यही कुछ पावर डायनेमिक्स है जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है सफ़र करती है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ये देखो 2012 के अंदर ये 8,000 करोड़ से 400 करोड़ पे आ गया है 2018 के अंदर, मतलब 6 साल के अंदर इतना डिक्लाइन हो गया है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई है जो अभी डिस्कस करी हमने कि इन्हें ये फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से अट्रैक्टिवनेस जो है रिड्यूस हो जाती है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हो क्या रही हैं
कि जो पीपीपी, अब हमें क्या करना है बेसिकली, अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाना है ना। हमें तो बान की मून जी ने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी, हमें तो वो वाली चीज़ चाहिए। अर्बनाइजेशन को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, सस्टेनेबल बना रहा है, हर एक चीज़ करनी है ताकि ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, पैसे आए अर्बनाइजेशन से। देखो अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देता है गवर्नमेंट को, अर्बन एरिया, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। हमारा जो इंडिया है डेवलप्ड अपने आप बनेगा। हमारा टारगेट भी हमारे मोदी जी का 2047 या 46 कुछ है, उस टाइम तक अपनी कंट्री को, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना, और इसमें अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अर्बनाइजेशन में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है लोकल लेवल की, लोकल गवर्नमेंट के लेवल की हमने प्रॉब्लम देखी, अगर ये सारी प्रॉब्लम रहेगी तो ये जो टारगेट है कहीं ना कहीं हम इससे चूक सकते हैं। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बताया है, देखो सॉल्यूशन क्या बताया कि लोकल लेवल को एम्पावर कर दो, यही जो है सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। देखो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो तुम्हें कमियां भी पता होनी चाहिए, इसकी भी कमियां क्या है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की। देखो सबसे बड़ी जो कमी है क्या, देखो आप सभी को पता है कि 16th फाइनेंस कमीशन आ रखा है। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस कमीशन जो सेंटर में है, लेकिन स्टेट में क्या होता है, स्टेट में अलग आता है फाइनेंशियल कमीशन, उसमें उसे कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, और वो स्टेट उसको वो करती है, फॉर्म करती है, जो हर 5 साल में करती है वो करती है। लेकिन यहाँ पे स्टेट क्या करती है, अपनी मनमानी चलाती है, रूल्स वगैरह होते हुए भी उसको वियोलेट करती है। बिहार में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था वो 2016 के बाद अभी तक नहीं आया। देखो ये हालात है कहाँ के, स्टेट के, कि वहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं है, तो वो रिकमेंडेशन देगा कैसे कि स्टेट का फंड जो है वो लोकल गवर्नमेंट में कैसे बांटा जाए, ठीक है। वर्टिकल और जो वो डेवोल्यूशन होता है वो सेम जो सेंटर में होता है वैसे ही स्टेट में होता है। सेंटर में क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट में क्या होता है, ये होता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो अब स्टेट फाइनेंस कमीशन ही नहीं है यहाँ बिहार में, तो कौन बताया कितना फंड किसको देना है, तो इसीलिए जो है लोकल लेवल सफ़र करती है। सेकंड चीज़ है क्या है, ये रिकमेंडेशन दे भी देती है तो इसकी मानता कौन है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है इसकी मानता ही नहीं है, कोई इसको इस पर नज़र ही नहीं रखता, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के साथ। एडिटोरियल में बोला है कि हमें अगर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल मतलब हमें अपना स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, अगर लॉन्ग टर्म हमें इम्पैक्ट देखना है, तो वो पहला है क्या, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को स्ट्रेंथन करो, एम्पावर करो, म्यूनसिपैलिटीज़ को एम्पावर करो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दो। मतलब क्या है, वही जो 3 Fs मैंने आपको बताए हैं वो इनको प्रोवाइड करो। एक तो इनको पैसा प्रोवाइड कराओ, फंड प्रोवाइड कराओ, एक इनको क्या करो, फंक्शन प्रोवाइड कराओ, एक उनको फंक्शनरीज प्रोवाइड कराओ। तो क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और फाइनेंशियल रिफॉर्म, ये दोनों ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराओ म्यूनसिपैलिटीज़ को, तब जाके जो है कहानी सही होगी हमारी। ये यहाँ पे बताया गया है। देखो अब ये दोनों चीज़ जो होगी तो अपने आप प्राइवेट जो है कैपिटल अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है उनको पता रहेगा कि जो ये हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है स्ट्रेंथन हो चुकी है, इन पे ताकत आ चुकी है, तो अब इनके पास जाओगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो ये अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो प्राइवेट कैपिटल को एक्सेस करने में मदद मिलेगी। कि यहाँ पे देखो एक ये जो सॉल्यूशन है इसको लिखना ज़रूर, ठीक है। अगर तुम्हें लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसे आता है या फिर अर्बनाइजेशन पे कोई ऐसे आता है तो इस पॉइंट को ज़रूर लिखना जो अभी बता रहा हूँ, क्या कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, 3 Fs की प्रॉब्लम रहती है उनके पास, लेकिन उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देके उनको हम क्या एम्पावर कर सकते हैं कि वो भी बॉन्ड इशू कर दें, ठीक है। बॉन्ड इशू करके वो पब्लिक से पैसे ले और उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए, उससे जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा वहाँ से वापस कर दे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि उसको सेल्फ वो कैसे मैनेज कर पाए पैसों को, उसका एक सॉल्यूशन, और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन म्युनिसिपल बॉन्ड, इसको ज़रूर लिखना। म्युनिसिपल बॉन्ड से जो है म्यूनसिपैलिटीज़ पैसे को ले सकती है, मतलब क्या है कि फंड कलेक्शन कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद मीडियम टर्म सॉल्यूशन यहाँ पे बताए गए हैं। देखो मीडियम टर्म सॉल्यूशन बेसिकली क्या बताए गए हैं, यहाँ पे बताया कि एक रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन डेवलप करना चाहिए। ये क्या चीज़ होता है रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन, देखो ये बेसिकली क्या चीज़ है कि हमें क्या करना है कि अब नेक्स्ट साल में या आने वाले 10 साल में या आने वाले 5 साल में हम किस किस प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे, किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे रोड बनाएंगे, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, यहाँ पे मेट्रो आएगी, यहाँ पे रेल आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, वहाँ पे वो चीज़ आएगी, यहाँ पे हॉस्पिटल होगा। ये क्या चीज़ है, यही है हमारा क्या रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन की मेट्रो से कनेक्टिविटी हो, किसकी, मेट्रो से कनेक्टिविटी हो हॉस्पिटल की, मेट्रो से कनेक्टिविटी हो रेलवेज की,
मेट्रो से कनेक्टिविटी हो यूनिवर्सिटीज़ की, ये क्या है, यही तो है रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन। यही चीज़ बताई गई है कि हमें एक रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाना चाहिए और फिर उस पाइपलाइन से हम ये पीपीपी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसा आ सकता है। और ये जो है हमारा जो 15% जो हमारा टोटल खर्चा होगा 2036 तक वर्ल्ड बैंक ने बोला, उसका 15% यहाँ से आ जाएगा। एक चीज़ ये यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। उसके बाद यही बताया है कि हमें डीकपल करने की ज़रूरत है। हम एक देखो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं और एक दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इसको थोड़ा सा डीकपल कर दो। इसके बाद एक बंदा से प्रोजेक्ट बनाएगा, दूसरा फंड कलेक्शन करेगा। एक चीज़ ये यहाँ पे बताई गई है। और क्या चीज़ बताई गई है, और चीज़ देखो, ये चीज़ अच्छी बताई गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देना कि हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या चीज़ होती है, देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा और यूपीएससी हो भी सकता है आपका सीएपीएफ जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ भी ले लेते हैं कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिकेट करती है। देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये है तुम्हारा यूपीआई, ठीक है, ये है तुम्हारा यूपीआई, ये है तुम्हारा मेट्रो कार्ड, ठीक है, ये है तुम्हारा डीटीसी का, डीटीसी में जो कार्ड बनता है ना दिल्ली वन वाला जो एक कार्ड बनता है कि इसी कार्ड को लेके तुम मेट्रो में चढ़ सकते हो, इसी कार्ड को लेके तुम डीटीसी में जा सकते हो, इसी कार्ड में पैसे है तो तुम मॉल से शॉपिंग भी कर सकते हो। तो ये क्या है, यही तो सारी चीज़ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि इस चीज़ को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो है एफिशिएंसी बढ़े और जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई और बताया गया कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ऐसे डेवलप करें कि लैंड की वैल्यू बढ़ जाए। देखो जहाँ जहाँ मेट्रो आती है वहाँ ऑटोमेटिकली जो है जो वहाँ का लैंड है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेट से अगर मेट्रो आ गई, वहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लैंड है, वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, अब यहाँ पे क्या होगा, रेंटल वगैरह लो। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो है लैंड वैल्यू को कैप्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप ये जो सॉल्यूशंस है ये समझ आ गए होंगे। देखो बच्चों, इनमें से 2 सॉल्यूशन तो एकदम याद कर लेना, क्या कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको लवरेज करना है, और म्युनिसिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बस यही है क्या कि भाई कोलैबोरेशन वगैरह करो, वही जो घिसे पिटे हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं कि कोलैबोरेट करो, सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट मिलके कोलैबोरेशन करना चाहिए और उसके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपको भी पता है, कोई नई चीज़ तो है नहीं ये। उसके बाद इमीडिएट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमने बना ली ऑलरेडी, वही सारी चीज़। उसके बाद यही क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, देखो यही मौका है अभी करने का, नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा टारगेट भी है, अभी हमारे 100 साल भी पूरे होने वाले हैं, तो यही मौका है करने का। अगर अर्बनाइजेशन को हमें सस्टेनेबल बनाना है तो यही एक अपॉर्चुनिटी है, इसी टाइम पे करना होगा, ठीक है। आई होप आपको जो है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो है इश्यूज क्या क्या हैं हमारे, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। और आ गई है तो एक बार लिखने की कोशिश करो। देखो एक चीज़ आप अच्छे से समझो कि जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग में जो कॉमन पॉइंट्स है कि भाई ये पब्लिक, ये पार्टिसिपेशन कर दो, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें कर दो, ये तो हर कोई लिख लेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे डिफरेंट कैसे बनेगा, डिफरेंट बनेगा तुम जब की पॉइंट्स दोगे, ठीक है, जब तुम की पॉइंट्स दोगे तब तुम्हारा जो ऐसे है वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तुम्हारा पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ने के बाद देखेगा कि यार इसने भी वही लिखा है कि ये कि कोलैबोरेशन करो, तीसरे ने भी वो लिखा है कोलैबोरेशन करो, सभी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन करना कैसे वो कोई लिख नहीं रहा है। तो स्पेसिफिक चीज़ें लिखोगे तब तुम्हें थोड़े से नंबर ज़्यादा मिलेंगे। एक पैराग्राफ के अंदर बहुत प्यारे से लिख के एक बार लिख के देखना कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या रोल होता है, ठीक है। एक बार लिखना और लिखने के बाद मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना। एक बच्चा है जो मेरे को रेगुलरली सेंड करता है और धीरे धीरे उसकी जो ऐसे राइटिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, और यही एक जादू होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। बहुत ही रेयर ट्रेट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आपको मैंने अपना फेवरेट कोट भी भेजा था, तो आप एक बार लिखने की ट्राई करना। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीएम ओथ की तरफ। अभी रिसेंटली इलेक्शन वगैरह हुए और हेमंत सोरेन ने अभी ओथ ली है, तो बस यही न्यूज़ है। न्यूज़ एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है उसका बैकग्राउंड, उसका कंटेंट, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड उसमें क्या है। देखो सीएम को ओथ दिलाता कौन है, ठीक है, सीएम को ओथ दिलाता है कौन, गवर्नर दिलाता है, ठीक है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, ओथ किस चीज़ की दिलाता है, ये चीज़ भी तुम ध्यान रखना, किस चीज़ की दिलाता है कि वो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमेशा फेथफुल रहेगा। एक चीज़ ये हो गई।
इंटीग्रिटी बचाए रखेगा, इंडिया की सॉवरेनिटी को होल्ड करेगा, एक चीज़ ये हो गई। अपना जो कार्य का जो उसकी ड्यूटी है उसको अच्छे से निर्वाह करेगा, एक चीज़ ये हो गई। अकॉर्डेंस चलेगा किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, और किसी से डरेगा नहीं, किसी को फेवर नहीं करेगा। सारी बोलने की बातें हैं लेकिन चलो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। बस याद रखना एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, दो पहला और दूसरा अच्छे से याद रखना, बाकी सारी ऐसे ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे फंसेगा बच्चा, फंसेगा तो कैसे। यहाँ पे लिख रखा है कि सीएम का जो टर्म होता है फिक्स नहीं होता, सबको पता है फिक्स नहीं होता, लेकिन वो जो ऑफिस होल्ड करता है वो ऑफिस होल्ड करता है प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जैसे ये स्टेटमेंट आएगी बच्चे बोलेंगे तो रॉन्ग है, लेकिन ये स्टेटमेंट राइट है कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो जो अपना ऑफिस ग्रहण करता है वो जो गवर्नर होता है उसके प्लेजर पे ग्रहण करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर उनको जब मर्जी निकालते, जब तक मेजॉरिटी है तब तक गवर्नर उसका बाल विवाह का नहीं कर पाता, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना। और क्या चीज़ बताई है कि उसकी सैलरी और अलाउंसेस कौन तय करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि पार्लियामेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है। अब एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करना, इसको बताना कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सिर्फ एक बच्चा कमेंट कर रहा है। देखो मेरे को पता है कि तुम सभी बच्चों को ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है सुबह सुनने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑफिस देखना पड़ता है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा सुबह नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में, विद इन अ वीक बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा, कि मैं सुबह सुबह आपका जो है ये एडिटोरियल डिस्कशन करना चालू करूँगा, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि आपको इसको सुबह देखना चाहिए, इतनी रात में देखना भी आपके लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मैं सुबह इसको स्टार्ट करूँगा, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। और देखो बेल आइकन होता है एक यूट्यूब पे, वो बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो जो घंटी सी होती है उसको प्रेस कर देना, ताकि किसी भी दिन आपका जो डेली स्क्रैच का डिस्कशन है वो छूटे ना, आपका जो रिवीजन है वो छूटे ना, ठीक है। चलो अब 2020 में ये क्वेश्चन आया था, अटॉर्नी जनरल के ऊपर है, कोई बात नहीं, अटॉर्नी जनरल के ऊपर है तो एक बार इसे हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे बता रखा है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे सही है, एक यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पता नहीं सही हो भी सकता है। देखो ये एकदम ऑब्वियस वे में तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि तुम पढ़ के जाओ लेकिन वहां पे जाके कुछ याद ना आए, ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली होगा तुम्हारे साथ कि तुमने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब अटेम्प्ट करने गए तो कुछ चीज़ें भूल जाओगे। जब भूल जाओगे तो सोचो कि वहां पे उसने कुछ तो तुम्हें क्लू दे रखा होगा ना, कुछ तो क्लू दे रखा होगा, उसके बेस पे तुम्हें आंसर निकालना है। देखो यहाँ पे दे रखा है ही और शी इंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो अब पॉलिटी पढ़ी होगी, देखो मैंने पॉलिटी पढ़े हुए जमाना हो गया, जमाना तो खैर चलो नहीं हुआ, अभी टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ तो पढ़नी पड़ रही है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विजिट नहीं करता, ठीक है। वो इतना मुझे याद है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी जो हाउसेज है वहां पे वो विजिट कर सकता है एज अ ऑडियंस, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली सही हो गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको अटेम्प्ट करना है, सेम उसी पैटर्न पे है जैसा हमारे सीएपीएफ ने पूछा है, उसी पैटर्न पे है। तुम्हें भी इसमें से एक गलत स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, अच्छा लगता है तुम बताते हो तो, ठीक है। चलो क्लाइमेट डील देखते हैं। देखो क्लाइमेट डील क्या है, यूएनएफ ट्रिपल सी की अभी कॉप जो है 29 हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, बाकू शहर में। बाकू कहाँ पे है, अजरबैजान में, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है यूएनएफ ट्रिपल सी, कैसे आया ये एग्जिस्टेंस में, ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा अभी नया है, नया देख रहा है कि सर ये कहाँ से आया यूएनएफ ट्रिपल सी, क्या चीज़ है, तो एक बार जो कॉप वगैरह की जो मीटिंग हो रखी है, चाहे वो सीबीडी हो चाहे वो यूएनएफ ट्रिपल सी की वीडियो हो, एक बार उसको देख लेना, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा ये सारी चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। मैं उसका लिंक भी तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो कॉप 29 की मीटिंग हुई, और देखो जब हो रही थी पहले, जब हमने पहले का जो एडिटोरियल डिस्कस करा था, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अब देखो अब ट्रंप आ चुका है पावर में। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो डिमांड करती है कि सर हमें पैसे चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तो पैसे तो भाई तुम भूल जाओ, पैसे नहीं मिलने वाले। और ये जो कॉप 29 हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं टारगेट हमारा क्या था, क्लाइमेट फाइनेंस का, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या था कि न्यू कलेक्टिव क्वालिटेटिव गोल जो थे
बेसिकली पैसे निकालने का एक नया तरीका इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो हमें कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल बनाना था। लेकिन ट्रम्प आ गया, यूएस में गवर्नमेंट जो है अब वो बिजनेसमैन गवर्नमेंट आ गई है, एक तरह से बोले तो गलत नहीं होगा, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आ गई, तो अब दूसरों को पैसे मिलने की जो उम्मीद है, जो चंदा वगैरह मिलता था उसकी उम्मीद अब देखो बंद करो। तो इसलिए ये जो इनिशिएटिव था न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल जो था ये फेल हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा जो CAPF का एग्जाम है ये तुमसे ऐसी चीज़ें तो पूछेगा नहीं कि भाई ये क्या चीज़ है तो हमने लास्ट अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आउटकम ज़रूर पूछता है तुमसे। प्रीवियस ईयर तुम देखोगे 2024 का ही देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसने जो UNFCCC के अभी जो लास्ट हुई थी 2024 के एग्ज़ाम से पहले, तो उसने उसमें पूछा था कि आउटकम वगैरह का ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली UNFCCC से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये जो कॉप हुई है हमारी, इसका आउटकम क्या रहा। बेसिकली हमारा तो आउटकम ही यहाँ पे मेन है, क्योंकि आउटकम से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब चलो आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि UNFCCC जो एजेंसी है UN की, जो ग्लोबल हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किससे रिलेटेड है। ये है रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। बस इतना थोड़ा सा तुम्हारा अपना दिमाग में रखो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है, और ये किससे रिलेटेड है, इसके एमिशन को कम करने से रिलेटेड है। बस इतना सा तुम थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिवर समिट हुआ था, वहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन निकली थी 1992 में, जिसमें से एक थी कौन, हमारी UNFCCC। अब इसका कॉप हुआ है 29 बाकू शहर के अजरबैजान में। आउटकम क्या निकला, सबसे पहले तो ये देखो आउटकम क्या निकला कि हमारा जो ये था NCQG ये फेल हो गया, ये हम अचीव नहीं कर पाए। बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड था ये, कि डेवलप्ड कंट्री से कुछ हमारी डिमांड थी उसको पूरा करने से रिलेटेड था, लेकिन ये फेल हो गया, नहीं आ पाया। हमारा टारगेट था कि 1.3 ट्रिलियन जो है पैसा मोबिलाइज कराएंगे, मोबिलाइज मतलब कि डेवलप्ड कंट्री से निकलवाएंगे उनकी जेब से 1.3 ट्रिलियन पैसा। किसके लिए, देखो किसके लिए, क्या हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ग्रीन हाउस गैस को एमिशन है उसको रिड्यूस कैसे करे, उसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह तो हमें चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। तो यही पैसा हम उनसे डिमांड कर रहे थे 1.3 ट्रिलियन, लेकिन उन्होंने निकाला कितना, उन्होंने दिया हमें कितना, 300 बिलियन की कमिटमेंट दी कि भाई जो 2035 तक हर साल वो हमें कितना देंगे, 300 बिलियन एनुअली देंगे। देखो कमिटमेंट तो कर दी, लेकिन हमें पता है कि लास्ट कमिटमेंट जो उन्होंने करी थी 100 बिलियन की, उसमें भी वो फेल हो गए थे। 2 या 3 साल की डिले करने के बाद उन्होंने कहीं प्रोवाइड कराया था। तो हमें पता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है जो कमिटमेंट करती है वो उससे बैक जो है डिले भी कर सकती है, वो लेट भी हो सकती है, और लास्ट टाइम हुआ था ऐसा, ठीक है। और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इंडिया ने बोला, इंडिया का क्या स्टैंड था, देखो ये याद रखना, ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब इंडिया ने क्रिटिसाइज करा है सीधे सीधे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पागल बना रही है और कुछ नहीं कर रही। इतना थोड़ा सा तुम अपना दिमाग में रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस देखो कैसे पूछेंगे ना, ये कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, अब तुम्हें डाउट रहेगा कि सर ये पूछेंगे कैसे, तो देखो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है इसके एंड में, वो अटेम्प्ट करना, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे पूछेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, एक चीज़ और हुई, एक तो देखो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस जो था हमारा NCQ वाला, NCQG ये फेल हो गया, ठीक है। सबसे पहला जो आउटकम है वो ये NCQG फेल हो गया। दूसरा आउटकम क्या है, कार्बन मार्केट जो एग्रीमेंट था वो पास हो गया, चलो एक चीज़ अच्छी हुई। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कार्बन जो मार्केट है वो एग्रीमेंट क्या होता है। देखो कार्बन मार्केट एग्रीमेंट तुम एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझो, कुछ ज़्यादा तुम्हें समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSE का ये पेपर नहीं है कि एकदम तुम्हें खाल की बाल निकाले। UPSC CAPF में जितना चाहिए होता है उतना हम समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या चीज़ होती है ये कार्बन मार्केट, लेट्स से कि अगर 100 टन तुम कार्बन एमिशन कम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन क्रेडिट है ये तुम मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है, इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे कर सकते हैं हम, 100 टन कार्बन को जो एमिशन है कम कैसे करेंगे, कम करने पे हमें कार्बन क्रेडिट मिलेगा, इसे बेच सकते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो टेक्नोलॉजी से ये तुम्हारे एनवायरनमेंट में दे रखा है, एनवायरनमेंट में शंकर IAS में दे रखा है, शंकर IAS की जो एनवायरनमेंट की बुक है उसके अंदर दे रखा है, लेकिन समझ नहीं आता बच्चों को, बहुत टिपिकल दे रखा है। तो देखो साफ सीधी बात है, कैसे कि तुमने कोई स्टार्टअप लगाया, ठीक है, तुमने क्या करा, देखा कि वेस्ट जनरेशन हो रहा है,
देखो ये जब कार्बन मैकेनिज्म जब आया था, जब कार्बन मैकेनिज्म जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद जब कार्बन मैकेनिज्म आया था, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो है स्टार्टअप्स आए थे किससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, कि वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक कर रहे थे। वेस्ट मैनेजमेंट से ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रहे थे। रिड्यूस करने से क्या जनरेट कर रहे थे, कार्बन क्रेडिट। उन्होंने सोचा कार्बन क्रेडिट आ गया, अब क्या करेंगे हम इसको बेचेंगे डेवलप्ड कंट्री को और पैसा लेंगे। अब डेवलप्ड कंट्री खरीदेगा क्यों, देखो खरीदेगा इसलिए क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट ने उनके ऊपर टारगेट लगाया था, ठीक है। टारगेट क्या लगाया था कि तुम्हें सर्टेन अमाउंट जो है CO2 लिमिट करना है। मतलब क्या है इसका, सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 लिमिट करना है कि सब कंट्री का जो कार्बन एमिशन है वो डिसाइड कर दिया कि तुम कितना कार्बन एमिशन करोगे, तुम कितना एमिशन करोगे। तो हमने टारगेट्स लिए। NDC एक टारगेट है, आप सभी को पता है कि लेट से सब कंट्री ने टारगेट लिए कि जो USA है वो 100 टन तक जो है CO2 एमिट करेगा, 1000 टन तक करेगा। अब जो USA है उसने क्या करा, उसने 10,000 कर दिया, ज़्यादा कर दिया, टारगेट को ब्रीच कर दिया। तो अब क्या करेगा ये, इस कार्बन क्रेडिट खरीद के, क्योंकि कहीं और किसी कंट्री ने जो अपना CO2 एमिशन है उसको कम कर लिया है, ठीक है, तो अब उसके पास कार्बन क्रेडिट आ गया है कि हमारा जितना करना था हमने उससे कम करा है, तो हम पे कार्बन क्रेडिट है। अब वो कार्बन क्रेडिट जो है USA को बेच सकता है। तो इसी से पैसे वगैरह जनरेट हो गए, एक पूरा सर्कल बना था। तो ये जो मैकेनिज्म है डेवलप्ड कंट्री ने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी जेब से पैसे जा रहे थे कि भाई हम क्यों बेकार में टारगेट लें, क्योंकि वो बोल रहे थे, डेवलप्ड कंट्री बेसिकली USA बोल रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो उनके पूर्वज ने करा था, उन्होंने नहीं करा, ठीक है, तो वो क्यों भुगते इन चीज़ को। इसलिए कार्बन जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं उसमें आ गया था, कंट्रोवर्सी में आ गया था। कंट्रोवर्सी में मतलब कि बंद हो गया था। उसको दोबारे से रिन्यू करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री है जद्दोजहद कर रही थी, और वो इस मीटिंग में हो गया। बस तुम्हें इतना याद रखना है, इतनी कहानी के पीछे का जो सिनेरियो है वो क्या, कि जो कार्बन मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो गया है इस हमारे COP29 के अंदर। दो चीज़ पता चल गई। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग कंट्री ने क्रिटिसाइज करा कि पैसे और फंड जो है टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड नहीं करा रहे, इसको छोड़ो। ये जियोपॉलिटिकल डिवीजन हो गया डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री का, इसको भी चलो छोड़ो। और क्या चीज़ है, अच्छा चलो एक चीज़ ये है क्या कि NDC, जो हमारे NDC टारगेट हैं वो नेक्स्ट ईयर में ड्यू हैं। नेक्स्ट ईयर में ड्यू है मतलब नेक्स्ट ईयर में दोबारा हमें सेट करने पड़ेंगे जो हमारे टारगेट्स हैं। तो इंडिया के NDC तुम्हें पता होने चाहिए। तो इंडिया के क्या क्या NDC थे, देखो इंडिया का NDC था कि हम 2030 तक 45% जो है हमारा एमिशन का रिडक्शन करेंगे। क्या मतलब है इसका, एमिशन का रिडक्शन करेंगे। देखो 2030 तक क्या होगा कि हम जितना एमिशन करते हैं, ठीक है, जितना एमिशन करते हैं अपनी GDP का, उस GDP का 45% तक हम रिड्यूस करेंगे बाय 2030। एक ही हमारा टारगेट था। दूसरा हमारा टारगेट क्या था, दूसरा हमारा टारगेट था कि 50% जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कॉम्युलेटिवली, अब वो किससे प्रोड्यूस करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी होती है उससे हम 50% जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और क्या टारगेट था, और था कि 2.5 से लेके 3 बिलियन तक हम क्या बनाएंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे। मतलब क्या है इसका, कि पेड़ पौधों को लगाएंगे, ठीक है, जब पेड़ पौधे लगाएंगे तभी। कार्बन सिंक होता क्या है, देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन सिंक दो चीजें हैं जो मेरे बच्चों को शायद कंफ्यूजन होगी। देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जो पेड़ पौधे CO2 को ले रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, कार्बन सिंक कर रहे हैं, कार्बन को सिंक कर रहे हैं सिक्वेस्ट्रेशन से, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन तक का जो टारगेट था कार्बन सिंक को डेवलप करने का ये था। 2000 हमारा क्या था, वो 2070 तक हम नेट जो है कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। मतलब क्या है, कार्बन एमिशन करना बंद कर देंगे, नहीं कार्बन एमिशन करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा नेट होगा वो जीरो होगा। मतलब जितना करेंगे उतना हम सिंक डेवलप करके उसको सोख भी लेंगे। ये कुछ हमारा टारगेट था। तो बस तुम्हें ये याद रखना है क्या, कि इसका आउटकम क्या था, MCQ फेल हो गया, कार्बन जो मैकेनिज्म था वो चालू हो गया। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, अपना NDC को रिवाइज वगैरह करेंगे, यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अब COP29 के ऊपर एक क्वेश्चन है, तुम इसको अटेम्प्ट करना। अब 2 क्वेश्चन हो गए, इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तुम कमेंट करते हो, मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता है। बच्चों तुम डेली कमेंट करा करो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि तुम देखते हो, ये तुम्हें मेरे को पता लगता है, ठीक है। तो चलो अब आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।